एक छोटी सी वीडियो जो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देने वाली है। तो बात करेंगे इंटर आर्च बिल्डिंग प्रोडक्ट लिमिटेड आईपीओ की। इस वीडियो में जानेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी का मेन वर्क क्या है, रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं बिजनेस में, कंपनी का फ्यूचर क्या रह सकता है, इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, इस आईपीओ में अप्लाई करने पे कमाई का क्या हिसाब किताब हो सकता है, लॉन्ग टर्म का क्या नज़रिया रहेगा और फाइनल डिसीजन। तो सब कुछ जानेंगे छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। तो कंपनी मेनली प्री इंजीनियरिंग स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। मेनली कंपनी भारत में वर्क करती है और इसी के साथ साथ कंपनी डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। साइट पे जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे आजकल आप आम भाषा में समझने की कोशिश करें तो जितने भी बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, मॉल्स वगैरह होते हैं, सभी जगहों पे आपने देखा होगा कि मोस्टली स्टील के काम रहते हैं, सारी चमक दमक। तो ऐसी जगहों पे कंपनी ऑन साइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करवाती है। इसी के साथ साथ कंपनी ऐसे वर्क को भी करती है। स्टील वर्क प्रोवाइड करवाने में कंपनी अभी के टाइम लीड कर रही है। यहाँ पे कमाई के हिसाब किताब की बात कर लें तो अभी के टाइम लाइव ग्रे मार्केट प्रीमियम 315 का चल रहा है। तो जिस हिसाब से देखें तो 900 रुपये प्राइस रखा गया था, उसमें 315 ऐड करें तो लिस्टिंग 1215 रुपये पे हो सकती है। तो इस आईपीओ में आपको 35% से ज़्यादा के लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आईपीओ की शुरुआत सोमवार 19 अगस्त को होगी और ये आईपीओ बुधवार 21 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेश इशू 200 करोड़ का रहने वाला है, बाकी ऑफ़र फॉर सेल का रहने वाला है। इशू साइज 578 से 600 करोड़ की रहने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। प्राइस बैंड 850 से 900 का रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 16 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और आपको 14,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। एनआईआईज कैटेगरी में आपको 2,01,600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और एनआईआई बिग कैटेगरी में आपको 10,08,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। एम्प्लॉई के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन ठीक ठाक रखा गया है, 85 रुपये पर शेयर का। क्यूआईबी का कोटा 50% का है, एनआईआईज का 15% का और रिटेल के लिए 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। आईपीओ के रजिस्ट्रार लिंकन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैं और आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई एनएसई पे होती हुई नज़र आएगी। इस आईपीओ में अगर हम बात करें इनके फाइनल डेट्स की तो आईपीओ का अलॉटमेंट 22 अगस्त को आएगा और यहाँ पे आपके पैसे 23 अगस्त को वापस होंगे अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है, और अगर अलॉटमेंट मिलता है तो शेयर 23 अगस्त को आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे और आईपीओ की लिस्टिंग 26 अगस्त को होती हुई नज़र आने वाली है। यहाँ पे बेहतरीन एंकर लिस्ट देखने को मिली है, ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड, इसी के साथ साथ वाइट ओक कैपिटल और इसके साथ साथ मिराई एसेट मल्टी एसेट एलोकेशन, 3P इंडिया इक्विटी फंड, एलसी फैरोज स्ट्रेटजी फंड, इसी के साथ साथ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ईस्ट स्प्रिंग इन्वेस्टमेंट इंडिया, बजाज अलायंस, चैटर्ड फाइनेंस, बंगाल फाइनेंस जो आशीष किचौलिया जी का इसमें नाम आता है। तो ऐसे कई नाम शामिल हैं इसके मेन जो भी इसमें एंकर लिस्ट निकल के आ रही, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। कंपनी के अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लें तो कंपनी के मेनली जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत सारे सेक्टर से हैं और इसमें मेन जैसे ग्रासिम इंडस्ट्री की बात करें, बर्जर पेंट और इसी के साथ साथ टिमकेन इंडिया, एडवर्ब टेक्नोलॉजी लिमिटेड जैसी कंपनियों को कंपनी अपने सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। इसी के साथ साथ कंपनी वेयर हाउस और लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का भी काम करती है। जितने भी यहाँ पे एल्युमिनियम सेक्टर के बड़े बड़े गोदाम वगैरह बनते हैं, सारा कुछ कंपनी बनाती है। और इसी के साथ साथ इनके जो डिजाइनिंग इंजीनियरिंग सेंटर है वो नोएडा उत्तर प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित हैं, जहाँ से कंपनी अपने कामकाज को देखती है और यहाँ से सप्लाई प्रोवाइड करवाती है। और कंपनी का इसी के साथ साथ परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, चाहे वो रिजर्व की हो, चाहे वो यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट वगैरह प्रॉफिट वगैरह, सारा कुछ कंपनी का अभी के टाइम ठीक ठाक निकल के आ रहा है। नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कंपनी का जो मेनली वर्क है एल्युमिनियम का, तो ये टोटली रॉ मटेरियल्स पे डिपेंडेंट है, जो भी पर्टिकुलरली स्टील के। तो अगर रॉ मटेरियल
बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है या इनको रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो कंपनी का कामकाज बिल्कुल ठप हो सकता है और ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर निकल के आता है। इसी के साथ साथ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो रिपीटेड कस्टमर से आ रहा है, मतलब किसी ने इनसे काम कराया तो वो फिर से काम करवा रहा है, फिर से काम करवा रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो जो इनका रेवेन्यू 84% तक का रिपीटेड कस्टमर से आया है। तो अगर ये कस्टमर फिर से इनसे काम करवाना बंद कर दें तो कंपनी का रेवेन्यू प्रभावित हो सकता है, जैसा कि कंपनी नए कस्टमर्स को नहीं ऐड कर पा रही है। इसी के साथ साथ कंपनी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग PEB कॉन्ट्रैक्ट से 86% का रेवेन्यू जनरेट कर रही है अभी के टाइम। तो इस हिसाब से देखें तो जो इनका प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ये कम हो जाता है तो इनका जो रेवेन्यू है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है, क्योंकि कंपनी का जो सेगमेंट है भले ही वैरायटी ऑफ कस्टमर्स हैं, लेकिन ये प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इसी के साथ साथ ऑर्डर की बात करें तो इंटर आर्च बिल्डिंग प्रोडक्ट जो इनके हैं कई बार कैंसिल्ड हुए हैं, मतलब कि जो कंपनियों ने ऑर्डर दिया वो कई बार कैंसिल हुआ है। तो अगर फ्यूचर में भी ऐसा होता है कि मतलब किसी ने करोड़ों रुपए के ऑर्डर दिए वो कैंसिल कर दे कंपनी, तो कंपनी का बिज़नेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। इसी के साथ साथ कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो पहले जो कैंसिलेशन हुआ था ये चीज़ें तो इम्पैक्ट करती हैं, और इनका जो मेन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस है वो प्राइमरीली तमिलनाडु और उत्तराखंड पे बेस्ड है। तो अगर किसी वजह से कोई लोकेशन या सोशल कोई इकोनॉमिकल फैक्टर इन दोनों जगहों पे तमिलनाडु उत्तराखंड पे वर्क करता है तो यहाँ से कंपनी का बिज़नेस पूरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। वहाँ पे कोई समस्या हो जाती है, बाढ़ वगैरह या और भी कोई चीज़ हो जाता है, और कंपनी के प्रमोटर हैं जो ये कंपनी के जो डायरेक्टर हैं ये लोग लीगल प्रोसीडिंग में अभी इन्वॉल्व हैं, इनके खिलाफ़ अभी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। तो अगर कोई इनके अगेंस्ट जजमेंट आता है तो कंपनी के जो फाइनेंशियल वगैरह पे बुरी तरीके से प्रभाव पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। 31 मई 2024 के हिसाब से देखें तो कंपनी पे डेब्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से हमने जाना कि कंपनी में रिस्क भी काफ़ी है, लेकिन कंपनी का जो सेगमेंट है वो काफ़ी बेहतरीन है। तो आने वाले समय में जैसे जैसे भारत की ग्रोथ बढ़ेगी यहाँ पे शहरों में भी और कंपनी में भी ग्रोथ आने वाले समय में नज़र आने वाली है। तो इस हिसाब से अभी के टाइम कंपनी ठीक ठाक नज़र आती है, तो यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई करके चलना है, क्योंकि अगर 35% तक के लिस्टिंग गेन यहाँ पे मिलते हैं तो वो एक डिसेंट लिस्टिंग गेन माना जाएगा। तो मैं अभी के टाइम इस IPO में अप्लाई करके चल रहा हूँ। आप क्या सोचते हो इस कंपनी के बारे में? आप क्या IPO में अप्लाई करने वाले हो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।